बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उरूर रहमान और आप देख रहे हैं उरूर रहमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है, या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भी रख सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इसको हम पढ़ेंगे। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के जो फीचर्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के आउटलाइंस होंगे, इसका इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा हम बता देंगे आपको, फिर होगा बैकग्राउंड। ठीक है, फिर होंगे मेन फीचर्स कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, 10-11 मेन फीचर्स होंगे या 12, और इसका बाद में फिर कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो इन तमाम को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसके इंट्रोडक्शन में कि ये इससे पहले कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन थे, फिर ये किस तरह आया, बैकग्राउंड में इस तरह है कि ये किस तरह आया, किस तरह बना, कैसी कमेटी थी, किसके वक्त में बना। ठीक है, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में बना, फिर इसके लिए एक लेजिस्लेटिव कमेटी थी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, यहाँ आया ये पार्लियामेंट्री है, फेडरल है, पार्लियामेंट्री क्या है, फेडरल क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है। तो ये नेशनल लैंग्वेज है, इसमें गवर्नमेंट की टाइप है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, और दीगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है। तो एक एक करके हम इनको क्या करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन। इसका जो कंक्लूजन है हम इसकी क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये जो है मैं पढ़ूंगा, फिर सबका जो है वो कर लूँगा, आपके सामने तर्जुमा कर लूँगा ताकि आप एक एक को समझ आ सके। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, 1956 एंड 1962 वर फ्रेम्ड एंड लेटर ऑन डिसॉल्व्ड। यानी पाकिस्तान के आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान के दो कॉन्स्टिट्यूशन बने। एक था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। वो बने, फिर बाद में वो ख़त्म हुए। सून इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज फ्रेम्ड। फिर ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अरसा तक चला, 1970 तक। फिर ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो फिर 1973 में क्या बना, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। मोर एवर इट वॉज फ्रेम्ड इन द रीजन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक सवाल आपको ये आ जाएगा कि ये किसके दौर में बना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको बनाया है। इसके मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है, या इसका बैकग्राउंड, या इसका थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन है, ये मैं बीएस के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका मेन पॉइंट क्या है। कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 17 अप्रैल को एक कमेटी बनी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। ठीक है, द हेड वॉज मियाँ महमूद कसूरी। मियाँ महमूद कसूरी जो एक शख्स है वो क्या था, वो इसका हेड था। मेन पॉइंट हम साथ साथ में क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। फिर बाद में मियाँ महमूद कसूरी ने इस्तीफा दिया। फिर सेकंड हेड वॉज अब्दुल हफीज़ पिरज़ादा। फिर अब्दुल हफीज़ पिरज़ादा क्या बना, इसका सेकंड जो है हेड बना। फिर 20 दिसंबर 1972 द लेजिस्लेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड। 20 दिसंबर 1972 में लेजिस्लेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 10 अप्रैल 1973 इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। क्या 10 अप्रैल 1973 को, कब, 10 अप्रैल 1973 को पार्लियामेंट ने इसको क्या किया, पास किया। फिर 12 अप्रैल, यही अप्रैल के महीने 1973 में इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट को ये भेज दिया गया, उन्होंने इस पर साइन किया। 14 अगस्त 1947 इट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। देखो कि 17 अप्रैल में एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, फिर उसका पहला लीडर मियाँ मोहम्मद कसूरी था, फिर अब्दुल हफीज़ पिरज़ादा उसका लीडर बना। फिर 20 दिसंबर 1972 तक उन्होंने इस पर काम किया और इसको कंप्लीट किया। और फिर 1973 तक, 10 अप्रैल 1973 तक पार्लियामेंट ने इसे पास किया। अपोजिशन और उस दोनों ने पास किया, अपोजिशन और गवर्नमेंट ने। और फिर 12 अप्रैल 1973 को ये प्रेसिडेंट के पास चला गया। फिर 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री में इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। अब इसके हम आते हैं इसके मुख्तलिफ फीचर्स है, फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, अच्छा, फीचर्स पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रियम्बल क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रियम्बल जो मतलब है, एक आउटलाइन है। क्या है, एक आउटलाइन है या एक स्केच। आपको मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्केच तो नहीं है, मतलब ये इस तरह है, आउटलाइन की शक्ल में है। आउटलाइन की शक्ल में किस तरह है, ये है कि
मतलब उसमें से 9 से 10 पॉइंट्स है प्रीएम्बल में, पूरे उस 9-10 पॉइंट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसके प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। एक चीज़ आप, ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इसको 12 मार्च 1949 में इसको पास किया गया। किसने पास किया? लियाकत अली खान और शबीर उस्मानी ने। किसने? लियाकत अली खान, यहाँ पे जगह नहीं, लियाकत अली खान और शबीर उस्मानी ने, ठीक है। लियाकत और शबीर उस्मानी ने, इन दोनों ने बड़ी कोशिश की, फिर पार्लियामेंट से इसको पास करवाया गया। अब फिर ये रहा इसी तरह। एक देखो प्रीएम्बल, ये तो कानून का हिस्सा उस वक्त नहीं था, सिर्फ उस पर कानून बनते रहे। इसको हम क्या कहेंगे? देखो आप 2 पॉइंट्स आप जेन में रख लो। एक सिंपल पॉइंट है, इसके अंदर है, ये क्या था? ये एक प्रोसीजरल पार्ट था। क्या था? प्रोसीजरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे सिर्फ अमल हो रहा हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं हो, जो सिर्फ प्रोसीजरल हो। फिर बना ये क्या? फिर ये बना सब्सटेंटिव पार्ट। क्या बना? सब्सटेंटिव पार्ट बना, ठीक है। ये सब्सटेंटिव पार्ट क्या है? सब्सटेंटिव पार्ट का मतलब कि ये कानून का हिस्सा बनाया गया, यानी ये फिर कानून के प्रीएम्बल में डाल दिया। सिंपल सी बात, ये पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे अलग वीडियो बनाई, उसको देख लीजिए, ठीक है। एडिट इन 1985, ये 1985 में इसको क्या किया? सब्सटेंटिव पार्ट बनाया थ्रू 8 अमेंडमेंट के जरिए इन द टाइम ऑफ जियाउल हक के ज़माने में इसको क्या किया? इसको यहाँ पे बना दिया, इसको कानून का हिस्सा बना दिया। ये इसका पहला फीचर हुआ। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहले को आपको समझने की ज़रूरत है, एक वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो रिटन है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो अनरिटन हो। रिटन वो है, अब मैं आपको बताऊँ रिटन क्या है। रिटन इज द वन दैट इज इन द कोडिफाइड फॉर्म एंड ऑफिशियली पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। रिटन वो है जो कि कोडिफाइड हो, ठीक है। कोडिफाइड फॉर्म का मतलब एक किताब की शक्ल में मौजूद हो और उसको पार्लियामेंट ने पास किया हो। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ बुक फॉर्म किताब की शक्ल में मौजूद हो और उसको पार्लियामेंट ने ऑफिशियली पास किया हो, ठीक है। अब ये रिटन किस तरह है? इसमें 280 आर्टिकल्स है, पॉइंट लिख लिए बुलेट पॉइंट में से। 280 आर्टिकल्स है, 12 पार्ट्स है, इसमें 12 हिस्से और 6 स्केड्यूल, जिसको हम गुशवारे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा रिटन पार्ट था। इसका एक और फीचर, ये फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 3, ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सेमी रिजिड का क्या मतलब है? एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड वो होता है जो बिल्कुल सख्त हो, फ्लेक्सिबल होता है जो बिल्कुल आसान हो। अब बरतानिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, जब भी चाहे उसमें आप क्या कर सकते हो, वक्त के साथ खुद बदलता है। रिजिड का मतलब है कि बिल्कुल, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, वहाँ पे आप रिजिडिटी है। आप बरतानिया और अमेरिका की मैंने वीडियो बनाई, उस देख लें। अब अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी रिजिड है। सेमी रिजिड का मतलब है न ज़्यादा सख्त, न ज़्यादा न ज़्यादा आसान। अब 2/3 मेजोरिटी से नीडेड टू पास अ बिल। आप जब बिल पास करोगे तो यानी रिजिडिटी का ताल्लुक पार्लियामेंट के साथ है कि आप बिल कैसे पास करोगे। जब पास करोगे तो जाहिर सी बात है आप सेनेट एंड नेशनल असेंबली जो है वहाँ से बिल पास करोगे ना, तो वहाँ से आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ये इसकी सेमी रिजिड एक इसकी खासियत हुई। अब एक और है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये फेडरल है। फेडरल आपको समझना चाहिए फेडरल क्या है। फेडरल मींस दैट पावर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर, यानी सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी। सूबे अलग खुद मुख्तार होंगे, सेंटर अलग होगा। कुछ बड़े बड़े चीज़ें होंगी जो सेंटर के पास होंगे, कुछ जो बाकी जो चीज़ें वो सूबों के साथ होंगी। 4 प्रोविंसेस एंड 1 कैपिटल। पाकिस्तान अगर फेडरल होगा तो ये 4 प्रोविंसेस होंगी, इसमें 1 कैपिटल होगा। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस दिस। ये जो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। और बाद में आपके पास फाटा भी है, ठीक है। और 3 लिस्ट ऑफ पावर्स, आपके पास 3 लिस्ट ऑफ पावर्स है। सेंट्रल लिस्ट है, प्रोविंशियल है और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। ये 3 लिस्ट से आपके पास पावर्स के। सेंट्रल का मतलब सेंटर के पास होना चाहिए, प्रोविंशियल प्रोविंस के पास होना चाहिए, कंकरेंट का मतलब मुश्तरिका, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। जो सेंट्रल लिस्ट है इसका मतलब है विद द सेंटर, कौन कौन से पावर्स जो सेंटर के पास हो, ठीक है। दूसरा है आपके पास ये आपके विद द सेंटर होंगे, ठीक है। ये पावर आपके किसके साथ होंगे? विद द सेंटर, सेंटर के पास ये पावर्स होंगे। दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट विद द प्रोविंस, या प्रोविंस या विद द प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस के साथ ये पावर होंगे। कंकरेंट का मतलब कॉमन, यानी कॉमन जो आपके पास जो पावर्स है वही होंगे, ठीक है, कॉमन पावर्स।
अब हम नीचे आते हैं, यानी ये 3 लिस्ट होने हमने इसकी पावर डिवाइड की, तो इसका मतलब है कि ये फेडरल हुआ, ये चौथी खासियत हुई। पांचवी पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री मींस दैट प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि पार्लियामेंट्री का मतलब ये कि जो प्रेसिडेंट होगा वो किस चीज़ का हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ का हेड होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब आप एक चीज़ आपको समझने की कोशिश करें, स्टेट अलग है, गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के ऑर्गन में आता है, स्टेट के 4 ऑर्गन है, उनमें से एक गवर्नमेंट भी है, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर इज सेलेक्टेड फॉर 5 years इन इलेक्शन। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हम कितने इलेक्शन के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं, कितने सालों के लिए, 5 years के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम असेंबली, इसको हम असेंबली से जो है प्रेसिडेंट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये भी 5 years के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको समझना है, देयर इज अ चेक एंड बैलेंस इन देयर पावर्स, हाउएवर प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट। इनके जो वो है उनके दरमियान चेक एंड बैलेंस है, पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से। छठे नंबर पर है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 डिस्कसेस द हाई ट्रीजन, दैट मीन्स दैट नोबडी कैन सबवर्ट, अमेंड, सस्पेंड और कीप इन एबियंस द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 6 है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, नो कोई बड़ी उसको सबवर्ट कर सकता है, ना अमेंड कर सकता है, न चेंज कर मुलतवी कर सकता है, न चेंज कर सकता है, न उसको इल्तिवा में रख सकता है, ठीक है। इट इज़ रिटन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन 1956-1973 वॉज एब्रोगेटेड, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 और 1973 है, 1973 नहीं, 1956 और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एब्रोगेट किया था, जिस वजह से यहाँ पे ये जो लेजिस्लेचर है उन्होंने सख्ती लगाई कि कोई भी नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा, if somebody performs this action, he will be guilty of what, he will be guilty of high treason। वो क्या होगा, यानी गद्दारी का मर्तकब होगा, ये आपके आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आया ये जो मैं आर्टिकल की बार बार नेम लेता हूँ, इसे आप वो ना हो जाए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से आर्टिकल की चीज़ को डिस्कस कर रहा है, ताकि आपको पता चले कि ये इसकी फीचर में से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में से मौजूद है, वैसे हम नहीं बोल रहे, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल का मतलब है जहाँ पे 2 हाउसेज हो, ठीक है। कौन कौन से 2 हाउसेज हो, एक है आपका सेनेट और एक है आपका नेशनल असेंबली, ये 2 हाउसेज हो, ठीक है। और फिर नेशनल असेंबली मेंबर जो है वो 342 होंगे, आजकल जो है वो 336 है, और जो सेनेट के मेंबर्स होंगे वो 106 होंगे, आजकल जो है वो 96 है। अब ये क्यों है, क्योंकि फाटा को केपीके में मर्ज कर दिया गया। और सेनेट इज द परमानेंट हाउस वेयर आफ्टर एवरी 3 years हाफ ऑफ द मेंबर्स गेट्स रिटायर्ड। जो हाफ ऑफ द मेंबर्स है हर 3 साल बाद वो क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी आपको समझनी चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या है। हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट के इंतखाबात के मौके पर होता है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, यहाँ पे पैसों के ज़रिए क्या होता है, पैसों के ज़रिए एक कैंडिडेट को ख़रीदा जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, फिर वो जिस पार्टी से उसका ताल्लुक हो दूसरे पार्टी को क्या करते हैं, वोट देता है या वोट ज़ाया करता है। जब जहाँ पे मौका हो ज़ाया करने की वहाँ पे ज़ाया करता है, जहाँ पे उसको चाहते हैं कि वोट दे वो वोट देता है। अच्छा, नीचे हम आते हैं, नेशनल असेंबली इज़ नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होता है, बट द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years। इसकी जो मेंबर्स है 5 years के लिए हम इसको इलेक्ट करते हैं, परमानेंट नहीं होता है, फिर उसको बाद में डिजोल्व करते हैं, फिर नई असेंबली बनती है। अच्छा, नीचे आता है इस्लामिक लेजिस्लेशन। इसकी एक खसूसियत है कि एक इस्लामिक लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इस्लामिक है। ड्यू टू द बिलो मेंशन पॉइंट्स वी मे से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज इस्लामिक। अब हम किस बुनियाद पर कहेंगे, ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स है इसकी बुनियाद पर हम कहेंगे। कंट्री का जो नेम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है इस्लामिक नेम है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एज अ प्रीएम्बल, इसका जो मैंने पहले शुरू में बात की, इसकी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एज अ प्रीएम्बल यानी इब्तिदाइया में जो दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, अब ये क्यों, वो पूरा इस्लामिक है। उसमें से 11 पॉइंट्स है, 11 में से 7 पॉइंट्स इस्लामिक है, ठीक है। मतलब उसमें से इस्लामिक वे अप्लाई पे, इस्लामिक लेजिस्लेशन है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। सॉवरेनिटी का मतलब एक कंट्री का, स्टेट का जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पे वो पार्लियामेंट के साथ होता है, यहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। मगर पाकिस्तान में द पाकिस्तानी पार्लियामेंट विल एक्सरसाइज इट इनडायरेक्टली। जब हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पे पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है हमारा वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली इसको एक्सरसाइज करेगा। सबसे पहले अल्लाह ताला के पास है सॉवरेनिटी। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज प्रेफर्ड। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को ज़्यादा
वो देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं। द क्रीड ऑफ ख़त्म नबूवत के अकीदे पर बड़ा यहाँ पे जोर डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ किस तरह। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी मुस्लिम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा, और मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या होना चाहिए, ख़त्म नबूवत पे उसका यकीन हो। ऐसा ना हो कि वो कैदियानी हो या कोई दूसरा हो तो उसके ख़त्म नबूवत पे यकीन हो, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। नीचे हम आते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो अदलिया है, यानी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन जिसमें से एक अदलिया है, जुडिशरी अदलिया को कहते हैं। जुडिशरी इज द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेशर, यानी देखो अब कोई जज वो फैसला कर रहा है, अगर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की उस पर प्रेशर हो या हुकूमत की या किसी बड़े ओलिगार्क यानी बड़े शख्स की वहाँ पे क्या हो कुछ इन्फ्लुएंस हो, तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसको अदलिया सही से काम नहीं कर सकते, ना जज अपने फैसले देते, तो इनके तनख्वाह भी बड़े ज़्यादा होते हैं ताकि फिर रिश्वत से ये क्या ना हो जाए, इन्फ्लुएंस न ले। तो इस वजह से कहते हैं कि जुडिशरी को जो फ्री होना चाहिए। अब इस जुडिशरी पर कौन से लोग असरअंदाज हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जुडिशरी पर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट इस पर इन्फ्लुएंस हो, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, ठीक है जी, वो अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, बड़े बड़े ओलिगार्क्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े जो फ्यूडलिस्ट है, फ्यूडलिस्ट कौन से, जो बड़े बड़े जागीरदार है, ठीक है, मतलब जहाँ से करप्शन वाले लोग हो, करप्शन वाले लोग अब बड़े बड़े लोग ही हो सकते हैं, छोटे खानदान, मतलब वो लोग तो नहीं होते जो अमीर हो, गरीब हो। अच्छा, जजेस आर सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, अब जजेस को सेलेक्ट प्रेसिडेंट करता है। जजेस आर इम्पीच्ड बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, इसकी जो इम्पीच यानी अगर कोई जज करप्शन में पकड़ा जाता है उसके साथ हिसाब कौन करेगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कुछ जजेस पर मुश्तमिल है जो इनका हिसाब करती है। एक और इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल का खात्मा। आर्टिकल 3 डिस्कसेस द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 3 इट सेज एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आपके जो एक्सप्लॉयटेशन होगा बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी के साथ इस्तेहसाल नहीं होगा। इट इंश्योर्स एवरी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वेदर दैट इज मेंटल, फिजिकल, इन वर्क और एनी अदर वे, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वर्क हो, चाहे एनी अदर वे हो, किडनैपिंग हो, जिस तरह भी हो, किसी भी आप उसके इस्तेहसाल कर रहे हैं जिस भी मसले में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। एवरीवन मस्ट गेट फ्रॉम हिज एबिलिटी टू हिज वर्क, हर किसी को अपनी एबिलिटी और अपनी काम के मुताबिक क्या करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, ठीक है, वो चाहे पैसों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितना वो वर्क करेगा उसकी एबिलिटी उतने उसको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, या पैसे हो या दूसरा उसकी मजदूरी हो या दिहाड़ी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हर किस्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है इसमें आ जाती है। और नीचे एक आप है नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज शुड भी उर्दू, पहले उर्दू होनी चाहिए। 1956 और 1900 उसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे फिर वहाँ पे बंगाली भी आती, ठीक है। इंग्लिश स्टिल ऑफिशियल लैंग्वेज, जो दफ्तरी ज़बान है वो अभी तक ऑफिशियल इंग्लिश है, ठीक है, एक चीज़ आपको इतना वक्त गुजर गया फिर भी इंग्लिश है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स, ये आखिरी शायद आपका आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स 9 से लेकर 28 तक, जैसे पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म होता है, फिर 9 से लेकर 28 तक आपका फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फ्रॉम आर्टिकल 9 to 28 द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, यानी 9 से लेकर 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, अब सम फंडामेंटल राइट्स आर एज अंडर, ठीक है, राइट्स आर कुछ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी स्पीच कर सकते हैं, पर आपको एक चीज़ ज़हन में रखना चाहिए, आप स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशन जो है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जुमात बनाने का हक रखते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, सोच सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पब्लिक प्लेसेस दिए वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फ्रीडम टू गेट एजुकेशन, फ्रीडम टू वर्शिप, ये तमाम उसमें आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ आईनी इदारे भी उन्होंने बनाए हैं। सम सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल इंस्टीट्यूशंस वर मेड विच आर एज अंडर, कुछ जो आईनी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के जो इदारे बनाए थे वो ये है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इलेक्शन कमीशन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे आप इस पे मैं अभी आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप लिख रहे हैं इसका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में जब शुरू करते हुए आप लिखते हुए ओवरऑल या 10 या एज अ समरी ओवरऑल, दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले आपने ये जुमला डाला, ठीक है, फिर आप इसके बाद कहते हैं, मतलब आप इसको छोटा सा आप क्या करो कंक्लूजन दे दो।
सारी जो मैं आपको राइटिंग का एक असूल इस वीडियो में छोटा सा एक असूल बता दूं, वो ये है, आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, यानी मैं क्या बताने जा रहा हूं। दूसरी बात व्हाट, फिर आई टेल दैट थिंग, फिर मैं वो चीज उसको बता देता हूं, फिर आई से, फिर मैं वापस बता देता हूं दैट व्हाट आई टोल्ड, कि मैंने आपको क्या बताया। ये कुछ आप, ये आप जहन में रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह कंक्लूजन आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम 1956 और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।